नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल के परीक्षा रिफ्रेशर बुक जो कि यूथ कंपटीशन ने निकाला हुआ है। और ये न्यू बुक है जिसमें चारों पार्ट के लेखपाल के जो सिलेबस के अनुसार है, नवीनतम सिलेबस के अनुसार, उसमें चारों पार्टों को थ्योरी वाइज डिटेल वाइज से इसमें दिया गया है, संकलन किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम आज का उसी का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 6। इसके पहले 5 चैप्टर हो चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप लोग चैनल पेज पर जाकर उसको प्लेलिस्ट पेज से देख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो हम जो है, ये पूरा जो है बुक जो है परीक्षा रिफ्रेशर की, जो लेखपाल रिफ्रेशर की है यूथ कंपटीशन की, ये बुक मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो से बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को देखते रहिए, ठीक है। साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो हम लोग बात कर रहे थे ग्रामीण समाज एवं विकास के बारे में। इसमें पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पाँचवा हो गया, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जो कि है ग्रामीण सामाजिक विकास, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। ये पाँचों चैप्टर हो चुका है, इसका प्लेलिस्ट बन गया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके जो है प्रैक्टिस सेट की, तो यूथ पब्लिकेशन की जो है हो चुका है प्रैक्टिस सेट। रुक्मणी प्रकाशन के ग्रामीण समाज के प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है, ठीक है। रुक्मणी प्रकाशन के जो है जीएस और हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसमें 20 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उसका जो बाकी है टोटल 10 सब प्रैक्टिस सेट, उसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। इसके बाद अगर यूपी स्पेशल जो जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों ने निकाला हुआ है, तो उसका मैं जो है करवा रहा हूँ। उसका 2 पार्ट हो चुका है, उसमें 2 पार्ट और बचे हैं, पूरी बुक उसको करवाऊंगा। तो आप लोग उसको भी देखिए। यूपी से संबंधित जितने भी पेपर होंगे यूपी से रिलेटेड, वो बुक उसके लिए बहुत ही एग्जाम्पल क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यूपी से 2-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो उसमें जीके और जीएस के यूपी से जितने भी पॉइंट टू पॉइंट है वो सारे उस बुक में दिए गए, तो आप लोग उसको भी देखिएगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं ग्रामीण समाज एवं विकास, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, रूरल सोशल डेवलपमेंट। अब इसके अंतर्गत कुछ देखते हैं सामाजिक विकास क्या क्या किया गया ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो है ग्रामीण महिलाओं का विकास, ग्रामीण बच्चों का विकास, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजात एवं अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु जो है नीतियों तथा सामाजिक कानून को इसमें शामिल किया जाता है इस चैप्टर में। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम उसमें ग्रामीण महिलाओं के विकास के बारे में बात करेंगे। तो इसके तहत की बात करेंगे तो ग्रामीण महिलाओं की परिस्थिति एवं विकास योजना क्या क्या है, ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण क्या होगा, महिलाओं का जो है स्वास्थ्य व पोषण, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण यानी कि लैंगिक ढांचागत दृष्टिकोण, और इसके बाद ग्रामीण महिला सशक्तिकरण नीति एवं कार्यक्रम को इसमें शामिल किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके आंकड़ों के मुताबिक भारत में जो है महिलाओं की संख्या टोटल 58,75,84,000 महिलाएं हैं, ठीक है। जो कि कुल जनसंख्या का बनता है ये 48.5%। इसके बाद प्रतिवर्ष प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है कम होती जा रही है। 1971 में यह संख्या 930 थी, जो 1981 में बढ़कर 934 हो गई, पर 1991 में फिर घटकर ये 927 पर आ गई। इसके बाद अगर हम देखें तो 2001 में इसमें हल्की सी बढ़ोतरी हुई, ये 933 पर पहुंच गई। इसके बाद 2011 में अगर हम देखें तो प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 943 है, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार हो चुका है। 2021 का भी इसके बाद जनगणना होना था, लेकिन कोरोना की महामारी के कारण यह जनगणना हो नहीं पाई है, ठीक है। तो 2011 का भी इंपॉर्टेंट है, यही आप लोग देखते रहिएगा। चलिए सामाजिक परिस्थिति पहला बात करते हैं, पहला पॉइंट इसमें। तो इसके तहत जो है समाज में महिलाओं का दोयम दर्जा, दहेज प्रथा, उत्तराधिकार, साक्षरता और शैक्षणिक उपलब्धियां आदि इसमें शामिल किया जाता है। 2011 में पुरुष साक्षरता दर 80.9% था और महिलाओं का साक्षरता दर 64.6% थी, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं पुरुष की तुलना में महिलाएं कितनी अशिक्षित हैं। इसके बाद आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थिति की बात करेंगे तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जो है 24.7% और शहरी क्षेत्र में 18.5% महिलाएं जो हैं वो कार्यबल में हैं, ठीक है। 56.3% पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में कार्यबल में हैं और 57.8% पुरुष शहरी क्षेत्र में कार्यबल में थे। इसके बाद एक योजना आई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहते हैं, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये योजना है, जो कि आज भी ये चलाई जा रही है, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ये लाभदायक सहायक सिद्ध हुआ है।
योजना का प्रारंभ की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत इसे लागू किया गया। ये प्रथम चरण में लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। टोटल 22 जनपदों में लागू किया गया था। इसके बाद द्वितीय चरण में 15 फरवरी 2007 को लागू किया गया 17 जनपदों में। तृतीय चरण में जो है 1 अप्रैल 2008 को लागू किया गया इसके सभी जनपदों में, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है, जबकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में 150 दिनों का होता है, ठीक है। विशेष बिंदुओं में इस योजना के अंतर्गत केंद्र और सरकार के अंश का जो वहन करती है वो 75:25 होता है, यानी कि 100 रुपये में अगर बात करें तो 75 जो है केंद्र सरकार खर्च करती है और 25 जो है राज्य सरकार देती है, ठीक है। और ये रोजगार का कानूनी अधिकार ये पहली बार आया, ठीक है। मनरेगा लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का जो है शामिल होना अनिवार्य है। ये हर क्षेत्रों में जो है ये प्रावधान लागू है, ठीक है। इसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात करते हैं तो इस योजना का प्रारंभ जो है 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ हुआ। नोडल मंत्रालय था ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत यह योजनाओं का मिश्रण किया गया था। यह कार्यक्रम पहले से जारी रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर इसको बनाया गया था। योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ दिहाड़ी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना। मुख्य बिंदुओं में देखते हैं तो इसमें खर्च की जाने वाली जो धनराशि है वो केंद्र और राज्य सरकारों में 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। इस योजना के अधीन जो है काम में लगे मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में 5 किलोग्राम अनाज और कम से कम 25% मजदूरी नकद दी जाती है। काम के बदले अनाज योजना ये अगली योजना थी। योजना का प्रारंभ हुआ नवंबर 2004 में। योजना का उद्देश्य रहा कार्यक्रम के सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में सर्वाधिक जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अलावा अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा देश के चुने हुए 150 सर्वाधिक पिछड़ों जिलों में जो है प्रारंभ किया गया था। इसके बाद ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा व प्रशिक्षण, तो इस योजना के तहत ये पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक रही थी। इसमें प्राथमिक, सेकेंडरी और विश्वविद्यालय, तकनीकी व प्रौढ़ सभी स्तरों की शिक्षा के लिए लड़कियों हेतु जो है शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया गया। 1958 में सरकार ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया। इस समिति के सिफारिशों के आधार पर 1959 में सरकार ने भारत में महिला शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना जो की थी वहाँ उसमें जो है गाँव तक में शिक्षा को ले जाने के लिए बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम, संक्षिप्त स्कूल पाठ्यक्रम और प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। इसमें महिलाओं की शिक्षा पर बेहद जोर दिया गया। इसके बाद बालिका शिक्षा संबंधी योजनाओं की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य एवं राज्य स्तरों पर कई कदम उठाए गए हैं। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि NFE और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB की जैसी परियोजनाओं से ऐसी कई परियोजनाएं निकली जिसमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना, आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना, राजस्थान की शिक्षा कर्मी और लोक जुबिस परियोजना राज्य स्तर पर और महिला जनसंख्या कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर 10 राज्यों में शुरू किया गया। महिला शिक्षा की दिशा में पहल की बात करें तो इसके तहत झारखंड स्कूल ऑफ एजुकेशन ने कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और नोटबुक बांटने का फैसला किया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि DPEP को 1994 में 7 राज्यों के 41 जिलों में जो है शुरुआत किया गया, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान ये पहला कार्यक्रम है जो सभी को प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। सर्व शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा दिया जाना पहली शर्त माना गया है। अनौपचारिक शिक्षा योजना की बात करें NFE की तो इस योजना की शुरुआत 1979-80 में हुई थी। योजना का समापन मार्च 2001 में हुआ और विशेष बिंदुओं में जो है ये 6 से 14 साल के बच्चों को उनके लक्ष्य कर ये बनाया गया योजना था जो कि स्कूल नहीं जा पाते। इसके बाद शिक्षा गारंटी योजना का प्रारंभ हुआ था अप्रैल 2001 में। शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक नव परिवर्तनकारी शिक्षा योजना शुरुआत किया गया। योजना का लक्ष्य था स्कूलों से बाहर के बच्चे जो थे पर साथ ही उन क्षेत्रों पर जो जोर दिया गया जहां अभी तक शिक्षा की रोशनी पहुंची ही नहीं थी। इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई और इस योजना का प्रारंभ जो है 15 मार्च 2015 को किया गया था। योजना का उद्देश्य था 1.4 मिलियन युवाओं को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।
कराना। ठीक है, योजना पर खर्च हुआ 1120 करोड़ रुपए। इसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत जो हुआ वो 28 अगस्त 2014 को हुआ। योजना का उद्देश्य था बैंकिंग सेवाओं की पहुंच से दूर 7.5 करोड़ परिवारों को जीरो बैलेंस पर बैंक खातों की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, अब PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 6 स्तंभ बनाए गए थे, उनको देख लेते हैं। तो सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, ऋण गारंटी कोष बनाना, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए पेंशन योजना, 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा। इसके बाद इसमें था वित्तीय सुरक्षा कार्यक्रम और सूक्ष्म बीमा। ये सारे जो है 6 स्तंभ जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बनाए गए थे। इसके बाद इसमें विशेष बिंदुओं को देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने वाले को स्वदेशी रुपए कार्ड के साथ 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपए कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना कवर को 1 लाख से 2 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट योजना की बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना इंपॉर्टेंट है। ये इस योजना का प्रारंभ 1987-88 में हुआ था। इस योजना का उद्देश्य था इसके तहत प्राथमिक स्कूलों में और अधिक महिला शिक्षक और पढ़ाई व सीखने के अन्य उपकरण मुहैया कराकर उन्हें महिला साक्षरता ब्लॉक में बदलना इसका मेन उद्देश्य रहा था। विशेष बिंदुओं में बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना अब सर्व शिक्षा अभियान में ही शामिल कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है नई योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ 2015 में। उद्देश्य क्या था इसका? घटते बाल लिंगानुपात को सही करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाना, स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या को कम करना, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करना। और इससे संबंधित मंत्रालय की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके तहत संबंधित मंत्रालय थे। इसके बाद महिला समाख्या कार्यक्रम जो कि महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा से संबंधित यह कार्यक्रम चलाया गया और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों को पाने के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम तैयार किया गया और यह कार्यक्रम जो है 10 राज्यों के 10,000 गाँवों में चल रहा है। 1988-89 में इसे 3 राज्यों के 10 जिलों में शुरू किया गया था सर्वप्रथम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम उन जिलों में चलाया गया था जहां साक्षरता की दर बहुत कम थी और इनमें से भी सभी उन जिलों का चयन किया गया जिनमें लड़कियों की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर के मुकाबले काफ़ी नीचे थी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ तो उसमें क्या हुआ ये देखते हैं। 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए संविधान में जो है 86वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, यूनिसेफ भी देश में लड़कियों को गुणवत्ता व पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है और इनमें सभी राज्यों पर 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की जिम्मेदारी डाली गई है और यह संविधान की 21वीं धारा के तहत जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा संशोधन जो है 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्यों पर डालता है। नीति निर्देशक तत्वों की धारा 45 के तहत ये राज्य नीति बनाया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की बात करें तो ये जो है सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें। इस योजना का प्रारंभ जो है 2004 में किया गया। उद्देश्य क्या था? कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत 1989 में हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1986 के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में जो है सुधार से संबंधित ये उद्देश्य रहा था। राष्ट्रीय बालिका प्राथमिक स्तरीय शिक्षा कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम में 10 गाँवों का एक समूह और 10 समूहों का एक ब्लॉक होता है और इनमें बालिकाओं को कंप्यूटर, फिल्म शो, पाठ्य सामग्री, स्व सुरक्षा के तरीके, साइकिल चलाना आदि के जरिए शिक्षा दी जाती है। इसके बाद मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम। मातृ स्वास्थ्य देखभाल शुरू से ही जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम का हिस्सा रहा है। राष्ट्रीय पौषोडिक एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, गर्भवती माँ के टीका यानी कि टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा और दाई प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू किया गया। ठीक है, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण से संवैधानिक उपबंध जो किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में सभी स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार जो है प्रदान करता है। ठीक है, समान अधिकार व समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव का निषेध करता है, यानी कि भेदभाव किया जाना अपराध है। अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 जो है
सार्वजनिक नियुक्तियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो राज्य को अपनी नीतियां इस प्रकार बनाने के लिए अनुबंधित करता है कि उनसे पुरुषों व महिलाओं को आजीविका के साधनों पर समान अधिकार मिले और समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित हो। अनुच्छेद 42 जो है ऐसे राज्यों को ऐसे प्रावधान बनाने का निर्देश देता है जिनसे काम की न्यायपूर्ण व मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 51 में जो है ए से लेकर ई तक महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले रीति रिवाजों या व्यवहार की निंदा करना हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। इसके बाद राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति आई और इस योजना की शुरुआत 20 मार्च 2001 को हुआ। इसका लक्ष्य था महिलाओं की उन्नति, विकास, सशक्तिकरण करना, उनके प्रति हर प्रकार के भेदभाव को खत्म करना, जीवन व सामाजिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसके बाद स्वशक्ति परियोजना आई जो कि स्टार्टिंग हुआ 16 अक्टूबर 1998 को। विशेष बिंदुओं में केंद्र सरकार इस योजना को 5 साल के भीतर 7 राज्यों में लागू किया जाना था। इसके तहत जो है 186 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया था। इसके बाद आया महिला प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम सहयोग जिसको स्टेप कहा जाता है, ठीक है। और इस योजना का प्रारंभ जो 1987 में किया गया। इसका उद्देश्य था महिलाओं के कार्य कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो बेहद गरीब और परंपरागत कार्य जैसे कि खेती, पशुपालन, डेयरी, हथकरघा, हस्तशिल्प, वन, मछली पालन जैसे कामों से अपनी आजीविका कमाती हैं। इसके बाद आया योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1999 को, ठीक है, प्रारंभ हुआ। और इस योजना का लक्ष्य था, यह मुख्य रूप से स्वरोजगार संबंधी योजना थी जिसमें गरीब स्त्री या पुरुष कोई भी हो उसे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने से लेकर प्रशिक्षण, ऋण, तकनीक, संसाधन व बाजार आदि की सुविधा इसमें प्रदान किया जाता है। इसके बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आई 1 अप्रैल 1999 को ही। और इसमें जो है गांव की आवश्यकता अनुसार सामुदायिक ढांचे का विकास करना और बेरोजगार गरीब परिवार को उसके माध्यम से रोजगार दिलाना इसका मेन उद्देश्य था। प्रमुख बिंदुओं में इसमें रोजगार गरीबी रेखा से नीचे वालों को दिया जाता है, जिनमें 30% रोजगार महिलाओं को दिया जाता है। और इसमें प्राथमिकता जो है विधवा, अविवाहित महिला व आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है, ठीक है। तो यह होगी महिलाओं की बात ग्रामीण समाज में। अब देखते हैं ग्रामीण बच्चों की स्थिति ग्रामीण समाज में क्या है। तो इसमें जो है अगर देखें इसके तहत तो विकास में जो है ग्रामीण बच्चों की स्थिति, ग्रामीण बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण, ग्रामीण बच्चों की शिक्षा, समेकित बाल विकास सेवा योजना को इसमें शामिल किया गया है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे कुल जनसंख्या का लगभग 26.5% है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को संख्या जो है 164 मिलियन यानी कि 16 करोड़ 45 लाख है। शिशु मृत्यु दर जो कि 1971 में प्रति 1000 पर जन्म दर 129 थी, 2019 में घटकर 30 हो गई। इसके बाद देश में बाल मजदूरी से संबंधित मुख्यतः 2 कानून बनाया गया है। पहला बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून 1976 और दूसरा है बाल श्रम कानून नियमन 1981, ठीक है। इसके बाद समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1975 को। यह 33 ब्लॉकों में स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य था कि यह छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा स्तनपान करने वाली माताओं तथा अन्य महिलाओं एवं किशोरियों को समूहों के जागरूक बनाने एवं स्वास्थ्य एवं पोषण, जल एवं पर्यावरण की स्वच्छता की जानकारी तथा इन्हें बनाए रखने की विधियाँ तथा उपाय सिखाने हैं, जो विशेष उपाय करता है। विशेष बिंदुओं की बात करें तो यह राष्ट्रीय बाल विकास योजना 1992 और राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम योजना 1995 में निहित पोषण स्वास्थ्य के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। कुछ बाल परियोजनाएं प्रमुख हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला है बाल एकीकृत विकास योजना। ये प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। इसमें जो उद्देश्य था शिशु मृत्यु दर, बाल कुपोषण कम करना और पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान करना। ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत किया गया। 2009 में पारित निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम के तहत ये शुरू किया गया। मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 को। उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा करना और छात्रों में नामांकन में वृद्धि, छात्रों को स्कूल आने से प्रोत्साहित करना, स्कूल ड्रॉप आउट रोकना, बच्चों के पोषण संबंधी तिथि में वृद्धि तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना आदि इसका मेन उद्देश्य रहा था। इसके बाद आया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों को लागू कर प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने हेतु जो है लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की बात करें तो यह प्रारंभ हुआ था 2019 में और बजट 2018-19 में इसका उल्लेख किया गया था। गुणवत्ता, इसका जो उद्देश्य था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। प्रावधान की बात करें तो सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में डिजिटल अथवा स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे, जिनमें माध्यमिक और सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी कक्षाएं जो है शामिल होंगी। अब आगे हम देखते हैं अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित।
अब इसमें जो है कुछ अनुच्छेद हैं संविधान के तहत इनके लिए, तो उसको पहले हम देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 341 एक है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जहां वो राज्य है में राज्य के परामर्श से सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, वर्गों अथवा जनजातियों के भीतर कुछ समूहों को इस संविधान के प्रयोजन से संबद्ध राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में जो भी लागू हो के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 341(2) में कहा गया कि संसद जो है कानून बनाकर इस अनुच्छेद की धारा 1 के अंतर्गत जारी किसी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जात, वर्ग अथवा किसी जाति के अंतर्गत किसी हिस्से या समूह को शामिल या उससे निकाल सकती है, किंतु उपरोक्त धारा के अधीन जारी अधिसूचना किसी भी परिवर्ती सूचना से अलग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 46 है। इसमें कहा गया है कि राज्य समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का विशेष रूप से ध्यान रखेगा और सामाजिक अन्याय तथा हर प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। ठीक है। इसके बाद कुछ सामाजिक उपाय किए गए, उसको हम देखते हैं पहले। ठीक है। संविधान में देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो यह जो है अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान है और यह जो है किसी भी रूप में इसका प्रचलन पर रोक लगाता है। अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत। ठीक है। छुआछूत को अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत यानी कि अछूत, तो ये जो है रोकने का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 23 की, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 17 आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी या बेगार पर रोक लगाता है। ठीक है। अनुच्छेद 24 की बात करेंगे तो इसमें बाल मजदूरी प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 25 के 2 के ख में जो है सभी वर्गों को किसी भी धर्म से संबद्ध पूजा स्थल में प्रवेश का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 का के तहत जो है किसी भी नागरिक को दुकान, रेस्तरां, तालाब, स्नान घाट, मार्ग, सार्वजनिक सुविधाओं और ऐसे ही अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोका नहीं जा सकता। यह अनुच्छेद तत्संबंधी किसी भी अक्षमता, प्रतिबंध या शर्त का निवारण करता है। शैक्षिक उपाय क्या क्या किए गए, तो अनुच्छेद 15(4) में जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। इन उपायों के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और छात्रवृत्तियों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 के 2 में अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य द्वारा चलाए जा रहे अथवा राज्य निधि से अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। राजनीतिक उपाय क्या क्या हैं, तो देखिए अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और 334 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। नौकरियों के संदर्भ में उपाय की बात करें तो अनुच्छेद के 16 के 4 में ऐसे पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मुहैया कराता है जिनका प्रतिनिधित्व सेवाओं में जो है पर्याप्त नहीं है। अनुच्छेद 335 की बात करें तो सरकारी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करते समय प्रशासनिक प्रभावकारिता से संगति बनाए रखते हुए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों यानी कि अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू है के दावों का ध्यान में रखा जाएगा, किंतु प्रशासन के कार्यकुशलता को संपोषित करते हुए सामंजस्य बैठाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम आया और इसकी स्थापना हुई 24 जनवरी 1997 को भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत इसकी स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका लक्ष्य था सफाई कर्मचारियों उनके आश्रितों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास, समाज के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में काम करना और उन्हें रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वह आमदनी वाली और व्यवहार परियोजनाओं की स्थापना कर सकें। इसके बाद हाथ से मैला साफ करने वाले और उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना की बात करें तो यह योजना प्रारंभ हुई 1991-92। इसका उद्देश्य था हाथ से मैला साफ करने वाले झाड़ू बरदारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वैकल्पिक व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर उनका पुनर्वास किया जा सके। अगली योजना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग है। इसकी स्थापना 12 मार्च 1992 में किया गया था 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका उद्देश्य था अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के हितों की देखरेख एवं उनके कल्याण संबंधी मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय संवैधानिक निकाय की व्यवस्था करना है। ठीक है। संविधान में किए गए कुछ सुरक्षात्मक प्रावधान हैं, वो क्या है देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना अनुच्छेद 46 में दिया गया है। अनुच्छेद 244 में जो है अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों के केंद्र द्वारा अनुदान इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यों की विधानसभाओं की सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नौकरी के पदों के लिए दावे किए गए हैं।
अनुच्छेद 338 में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ों के लिए जिसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केंद्र का नियंत्रण किया गया है। अनुच्छेद 164 में मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में जिनमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का संकेंद्रण अधिक है, जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 275 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजाति के कल्याण को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें बेहतर प्रशासन मुहैया कराने के लिए विशेष अनुदान देने का प्रावधान किया करता है। संविधान 338 का की बात करें तो अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना गया है। 338 का में लिखा है, ठीक है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के लिए 2 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की स्थापना की गई। पहला था ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जो कि TRIFED कहा जाता है। इसकी स्थापना 1987 में राष्ट्रीय जनजाति शहरी सहकारी विकास संघ के शीर्ष निकाय के रूप में किया गया। और दूसरा था नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, जिसकी स्थापना 1989 में किया गया। ठीक है। बंधुआ मजदूर व्यवस्था की बात करें या उन्मूलन कानून जो है 1976 का, तो ये क्या है? तो बंधुआ श्रम का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर व्यवस्था खंड 2E के अंतर्गत किया जाने वाला कोई भी श्रम या सेवा है। बंधुआ मजदूर का मतलब ऐसे मजदूर से है जिसने बंधुआ ऋण लिया हो या जो लेता हो, यानी खंड 2F की बात करें। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का अर्थ जो है बेगारी या आंशिक बेगारी होता है, जिसके अंतर्गत कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले के साथ समझौता करता है, यह किया हुआ होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत जो है मानव व्यापार का निषेध करता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। मूल अधिकार के तहत है। भारतीय दंड द्वारा जो है समर्थित अनैतिक देह व्यापार यानी कि रोकथाम कानून 1956 के बच्चों सहित मानव व्यापार पर निषेध करता है और कठोर सजा का प्रावधान करता है। ठीक है। तो यह है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बाल न्याय कानून 1986 आया, जो कि लड़कियों सहित सभी भटके हुए बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार और पुनर्वास करता है। ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। अगला है अनुच्छेद 24, जिसमें उद्योग, खाद्यान्न और दूसरे खतरनाक पेशों में बच्चों की नियुक्ति को वर्जित करता है। तो ये बातें होगी बच्चों के बारे में। अब देखते हैं कारीगर एवं भूमिहीन श्रमिकों के विकास के बारे में। तो इसमें देखिए ग्रामीण स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया 1994 में। एक उच्च स्तरीय समिति जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री ने की थी, ने 2 करोड़ लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करने का एक जो है अनुमोदन किया, जिसको प्राप्त करने के लिए खादी ग्राम उद्योग कमीशन ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है। इसके बाद जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम आया। इस कार्यक्रम को 1992-93 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के प्रत्येक जिला में एक समय सीमा के अंदर 10,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन का प्रावधान किया गया है। खंड विकास कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम देश के 125 पिछड़े खंडों में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती की याद में शुरुआत किया गया था। कृषि श्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 की बात करेंगे तो इसमें जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जुलाई 2001 से भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से शुरुआत किया गया। यह स्कीम जीवन दुर्घटना बीमा, धन वापसी, पेंशन, अतिरिक्त लाभ कृषि श्रमिकों को प्रदान करने के विचार करती है। योजना सृजन कार्यक्रम, इसकी शुरुआत सितंबर 2001 में हुआ। जवाहर ग्राम समृद्धि योजनाओं की स्कीम है, इसका प्राथमिक उद्देश्य के साथ इसको शुरुआत किया गया। इससे मांग आधारित ग्राम समुदाय संरचना का सृजन होगा, जिससे ग्रामीण गरीब सतत रोजगार व निश्चित रोजगार स्कीम अवसरों में जो है वृद्धि सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम केंद्र द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित स्कीम को अगस्त 1955 में प्रारंभ किया गया था, जिसका लक्ष्य सामाजिक सहायता लाभों को गरीब घरों में विशेषतः वृद्धावस्था, रोटी कमाने वाले की मृत्यु और मातृत्व के केस में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत वर्ष 2000-2001 में लागू हुआ और प्रारंभ में ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार मंत्रालय था। ठीक है। नेक्स्ट है बाल विवाह निषेध कार्यक्रम 1929, निषेध अधिनियम 1929। तो इसी अधिनियम की बात करेंगे। देखिए विवाह के लिए जो है लड़के की आयु
21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध को संज्ञेय अपराध माना जाता है। ठीक है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की बात करेंगे तो इसमें विशिष्ट व्यवसायों और प्रक्रमों के ऐसे बच्चों को रोजगार देने की मनाही है जो 14 वर्ष की आयु से छोटे हैं। ऐसे रोजगार जहां काम करने की मनाही नहीं है वहां बच्चों की कार्यदशाओं को अधिनियम विनियमित करता है। प्रतिबंध यानी कि बैंड श्रेणी के अंतर्गत ऐसे व्यवसायों को शामिल करने की कार्यविधि का निर्धारण करना, अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर लगाए जाने वाले दंडों का निर्धारण करना आदि इसमें आता है। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास ग्रामीण योजना। शुरुआत ये हुआ था 25 सितंबर 2014 को। इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो इसमें जो है ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य रहा था। ठीक है। इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य, निर्माण, ऑटोमोबाइल, बिजली, प्लम्बिंग, रत्न और आभूषण जैसे 250 से अधिक व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जो है वित्त पोषण किया जाता है। विशेषताओं की बात करेंगे तो इसमें समावेशी विकास हेतु कार्यक्रम तैयार करना, लोगों को प्रशिक्षण देकर आजीविका उन्नयन पर बल देना, 75% शिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार गारंटी सुनिश्चित कराना आदि इसके विशेषताएं हैं। इसके बाद आया प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना। इस योजना का प्रारंभ जो है 1 जून 2015 से हुआ और इसके अंतर्गत 3 योजनाएं शामिल थीं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। 3 योजनाएं इस योजना के तहत शामिल थीं। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना का उद्देश्य था सस्ते दर पर जीवन बीमा का लाभ देना जो कम से कम प्रीमियम लोगों को पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करने में जो है सक्षम हो। इस योजना के अंतर्गत सभी बचत बैंक खाता धारक जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है। विशेषताओं की बात करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत बचत खाता धारकों को 330 रुपये की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है और दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना 1 जून 2015 से जारी है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन सुरक्षा से जुड़ी इस योजना को दुर्घटना बीमा योजना के रूप में देखा जा सकता है जिसमें व्यक्ति को 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रदान की जाएगी। अस्थायी निःशक्तता की स्थिति में 1 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है और इस योजना का लाभ जो 18 से 70 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया। ठीक है। तीसरी योजना है इसमें प्रधानमंत्री जन धन में अटल पेंशन योजना। तो यह योजना 18 से 40 वर्ष तक की आयु के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए है। इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 1000 रुपये तथा अधिकतम 5000 रुपये तक की पेंशन राशि प्रति माह जो है प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो इस योजना का प्रारंभ 21 जुलाई 2017 को हुआ। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इसे लाभार्थी जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक होते हैं। ठीक है। 2 मई 2018 को इस योजना में निवेश की अधिकतम राशि को 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया जबकि न्यूनतम राशि 1.5 लाख है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना का प्रारंभ अगस्त 1998 में किया गया था। इसका उद्देश्य था वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण को सुसाध्य बनाने के लिए इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है। प्रमुख बिंदुओं में देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 5000 अथवा अधिक उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान इसके लाभ हेतु हकदार हैं। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की भूमि के आधार पर दिए जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग खेती के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जरूरतों की वस्तुओं के लिए करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर 3 वर्ष के लिए वैध होता है। रोजगार आश्वासन योजना की बात करें तो 2 अक्टूबर 1993 से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ की गई यह योजना चरणबद्ध रूप से देश की पंचायत समितियों में लागू की गई है। इस योजना का अगस्त 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में जो है विलय कर दिया गया था। वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो यह योजना जो है इसके अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धों को 75 रुपये प्रति माह की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 2006-07 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में प्रति लाभार्थी सहायता राशि 75 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है जबकि परिवार लाभ योजना के अंतर्गत परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA इस कार्यक्रम के लिए केंद्र और राज्य जो है 75:25 के अनुपात में धन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। अगली योजना देखते हैं संकट हरण बीमा योजना। तो यह योजना शुरुआत की गई 30 सितंबर 2001 को। इसका उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कामगार एवं उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कवर उपलब्ध कराना।
सर्व शिक्षा अभियान इम्पॉर्टेंट योजना है सर्व शिक्षा अभियान। और इस योजना की बात करें तो शुरुआत 2001 में हुई। इसका उद्देश्य था वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना मेन उद्देश्य था। इसके साथ ही इसका लक्ष्य विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली के कार्य निष्पादन में सुधार करना और मिशन पद्धति पर समुदाय के स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना उद्देश्य रहा था। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करने की परिकल्पना की गई है। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य वंचित वर्गों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके बाद आया प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और यह शुरुआत हुआ 8 फरवरी 2017 को। इसमें जो इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों में डिजिटल जागरूकता व शिक्षा को बढ़ावा देना मेन उद्देश्य रहा था। इस अभियान के माध्यम से मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना था। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में लगभग 25 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया। वित्त वर्ष 2018-19 में 3 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। अगली योजना आती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। ठीक है, योजना का प्रारंभ 3 जून 2011 को किया गया और शुरुआत जो है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से किया गया। ठीक है, इसका मिशन था इस मिशन का उद्देश्य था 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें तब तक संपोषित करना और सहायता देना जब तक वे दयनीय गरीबी स्तर के ऊपर नहीं उठ जाते। विशेष बिंदुओं में जो है नवंबर 2015 में इस योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये था थ्योरी पॉइंट। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। भारतीय समाज को क्या माना जाता है? तो भारतीय समाज एक कृषक समाज है, इसको कृषक समाज माना जाता है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। ग्रामीण पारिवारिक विघटन की बात करेंगे तो उसका कारण क्या है? तो अशिक्षा, एकता में कमी, ये 2 मूल कारण है जिसके कारण जो है ग्रामीण पारिवारिक विघटन हो जाता है। भारतीय समाज को क्या माना जाता है? कृषक समाज, अभी ऊपर देखा गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो पशुपालन एवं कृषि है। ग्रामीण स्त्रीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो सामाजिक आधार, व्यवसायिक आधार आदि आते हैं। ग्रामीण सामाजिक विकास का प्रतीक क्या है? तो महिलाओं का सशक्तिकरण करना सामाजिक विकास का प्रतीक आता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल चैप्टर नंबर 6 जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।